ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। राजेश अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक ही उसके कमरे में कोई आता है जिसकी दोनों आंखें ही नहीं होती। गले में उसके एक निशान था। तभी राजेश की नींद खुल जाती है और वो उसे देखकर घबरा जाता है। वो बोलना चाहता था लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाया और उठने की कोशिश करने पर भी नाकामयाब रहा। तभी वो साया उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। राजेश पसीने से लथपथ था। वो साया उसे एकदम से नीचे पटक देता है। दीपक दीपक वो फिर से आ गई। कौन कौन आ गई यार? फिर वो अपने सपने के बारे में दीपक को सारी बात बताता है। अरे यार तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोचता है। एक सपना ही तो था बस। अब सो जा चुपचाप यार, और मुझे भी सोने दे यार। राजेश घबराया हुआ लाइट चालू करके फिर से अपने बिस्तर पर सो जाता है। हे गाइस, तुमने सुना सोनम कहीं नहीं मिल रही? राजेश, दीपक और रजत तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो क्या हुआ? बड़े घर की बेटी है, होगी अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ। Whatever। राजेश रात वाले सपने के बारे में अब किसी से कुछ बात नहीं करता, लेकिन वो दिन भर बहुत परेशान सा था। ए गाइस, मैं तो आज रात 24/7 पब में जा रहा हूँ। तुम में से कोई चलेगा? नहीं, मुझे आज थोड़ा काम है, फिर कभी देखते हैं। अच्छा, और राजेश तू? राजेश तो पहले से ही डरा हुआ था, इसलिए वो भी मना कर देता है। नहीं, मैं नहीं चल रहा, और वैसे भी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है यार। वाह डूड, तू अभी भी कल वाले सपने से परेशान है? क्या होगा तेरा? फिर दीपक अपने प्लान के मुताबिक 24/7 पब में जाता है। वहाँ पर उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है। कैन वी डांस? या श्योर। फिर दोनों डांस करने लगते हैं। दीपक मन ही मन खुश हो रहा था। दीपक नशे में बहुत धुत हो चुका था। फिर वो रात को 3 बजे अपने घर के लिए निकलता है। पार्किंग में उसे वही लड़की दिखती है जिसके साथ वो डांस कर रहा था। लगता है आप टैक्सी का वेट कर रही हैं, पर इतनी रात को यहाँ आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। श्योर। फिर दीपक और वो लड़की घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। लड़की कुछ नहीं बोलती और एक टक लगाकर बाहर देखती रहती है। दीपक बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है। वैसे आपका घर कहाँ है? शिवाजी नगर। फिर गाड़ी एक सुनसान रोड पर आ जाती है। आपका नाम क्या है और आपके घर में कौन कौन है? बोला ना, चुप चल। उसका चेहरा देखकर दीपक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा राजेश ने अपने सपने में देखा था। तुम? फिर दीपक गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बच जाओगे? तुमने मेरे साथ जो किया उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
पुलिस, राजेश और रजत उसी जगह होते हैं जहां पर दीपक की मौत हुई थी। राजेश दीपक की लाश को देखकर बहुत डर जाता है, क्योंकि दीपक की लाश बिल्कुल वैसी ही हो गई थी जैसा उसने सपने में देखा था। दीपक की दोनों आंखें निकाल दी गई थीं और उसके गले पर भी वैसा ही निशान था जैसा उसने सपने में उस साय का देखा था। रजत, इसकी लाश बिल्कुल मेरे सपने में जैसा मैंने साया देखा था उसी के जैसे लग रही है यार। रजत भी थोड़ा घबरा जाता है। क्या बात कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ यार, हो सकता है कि वो हमसे बदला ले रही है। राजेश की बात सुनकर रजत भी डरा हुआ था। वो रात को अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे किसी की गेट खटखटाने की आवाज आती है। रजत की आंख खुल जाती है और वो घबरा जाता है। इतनी रात को कौन होगा? रजत दरवाजा खोलता है पर सामने कोई नहीं था। फिर रजत अपने कमरे में चला जाता है, तब कमरे की लाइट बंद थी। अरे ये लाइट तो मैं चालू करके गया था, बंद कैसे हो गई? खैर, वैसे भी मैं कहाँ लाइट चालू करके सोऊंगा। फिर वो जाकर अपने पलंग पर सो जाता है। जैसे ही वो करवट बदलता है और अपना हाथ आगे करता है, उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसे भी वही चेहरा दिखाई देता है और बाहर आकर अपने फोन से राजेश को सारी बातें बताता है। तू फिक्र मत कर, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। रजत जैसे ही फोन रखकर पीछे पलटता है तो वही चेहरा उड़ते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। पूरे घर की लाइट बंद चालू होती है। रजत अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। फिर वो साया जाकर रजत को हवा में उठाकर नीचे पटक देता है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैंने भी तुम लोगों से ऐसे ही भीख मांगी थी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? फिर रजत पास ही चल रही अंगीठी में से एक लकड़ी निकालता है और साय के सामने कर देता है। तब वो साया गायब हो जाता है। दूर भागने पर वो साया फिर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रजत को भी मार दिया जाता है। इतने में ही राजेश भी वहां पहुंच जाता है और रजत को मरते हुए देखता है। अगले दिन पुलिस उस जगह पर थी जहां रजत की लाश थी। बड़ी ही अजीब बात है सर, कुछ दिनों पहले इसके दोस्त की भी ठीक इसी तरह से मौत हुई थी, और अब ये भी। बात तो सोचने वाली है, पर एक हफ्ते में दो मौत, यह बहुत अजीब बात है ना? कहीं यह किसी सीरियल किलर का तो काम नहीं? फिर नहीं रे शर्मा, बात तो कुछ और ही है। इस वक्त राजेश अपने घर में बैठा था। ये मैंने क्या कर दिया? अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। राजेश बहुत जोर से डर जाता है। फिर वो धीरे धीरे जाकर दरवाजा खोलता है। तो देखता है कि सामने पुलिस खड़ी है। हाँ भाई, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो, कोई बात है क्या? सर, जिसके दो दोस्त चल बसे हो, उसके लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? मिस्टर राजेश, जैसे उस खूनी ने आपके दोनों दोस्तों को मार डाला ना, मुझे डर है कि कहीं उसका अगला शिकार तुम ना बन जाओ। मुझे बचा लीजिए, वो खूनी नहीं है, वो एक साया है जो हमें मारना चाहता है। क्या बात है? मुझे पूरी बात बताओ। फिर राजेश पुलिस को सारी बात बताता है।
अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अरे आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको पूरी पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। और हाँ, जितना हो सके उतना आप भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहने की कोशिश करिए। अगले दिन राजेश कॉलेज चला जाता है, जहाँ पर राजेश को मीनाक्षी मिलती है। राजेश, हमारे ग्रुप के 2 लोग मारे जा चुके हैं और सोनम, उसका तो कुछ पता ही नहीं। अब बचे हम दोनों, तो क्या? नहीं, तुम नहीं, सिर्फ मैं। अब अगली बारी मेरी है मीनाक्षी। क्या मतलब? हाँ मीनाक्षी, और ये जो दीपक और रजत का खून हुआ है ना, इसके पीछे कोई और नहीं, सोनम की आत्मा ही थी। क्या सोनम पर वो तो काफी समय से लापता है। लापता नहीं है, वो मारी जा चुकी है। उस दिन जब सोनम को अपने किसी कजन की बर्थडे पार्टी में जाना था और वो जल्दी कॉलेज से निकल गई थी, तब हम तीनों भी उसका पीछा करते हुए चले गए थे और उसकी कार को लोड स्ट्रीट पर रुकवा कर क्या हुआ दीपक, तुम तीनों यहाँ? कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर दीपक और राजेश दोनों जाकर सोनम के हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी कार की चाबी ले लेते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे जाने दो। अरे जाने कैसे दें, अभी तो हमें और भी पैसा वसूल करना है तुमसे। तुम्हें क्या लगता है हमने तुमसे ऐसी दोस्ती कर ली? तुम जैसी बेवकूफ लड़की हमने कभी नहीं देखी। हम तब से तुम्हारे पैसों पर रोज पार्टियां करते थे, पर तुम अपने पैसे पानी की तरह हम पर उड़ा रही थी। है? अब जितने भी पैसे हैं तेरे पास दे दे मुझे। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अरे पुलिस में कंप्लेंट तब करेगी ना जब तू बचेगी। उसके पर्स में से सारे पैसे निकाल लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें जो चाहिए था तुमने वो ले लिया, मुझे जाने दो। हाँ, अगर अब तुम्हें जाने दिया तो तुम जाकर पुलिस को हमारे बारे में बता दोगी। जाने दे तुम्हें, ये तो अभी शुरुआत है। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, इसके हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। नहीं प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। फिर राजेश अपने दोनों दोस्तों के साथ उसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। सोनम जोर जोर से चीख रही थी, मुझे जाने दो प्लीज, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। फिर राजेश सोनम का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो मर नहीं गई। और फिर उसकी लाश को लोटस स्ट्रीट में एक बड़े से पेड़ के नीचे दफन कर दिया। तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो मीनाक्षी। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? गलती तो तुमने सोनम को मारकर की है। और मीनाक्षी वहां से चली जाती है। फिर राजेश भीड़ में रहने की कोशिश करता है। वो रात को घर भी नहीं जाता और एक पब में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम जाता है। तब शीशे में उसे सोनम की आत्मा दिखती है। वो पीछे पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो लाउट हो जाता है। फिर धीरे धीरे बेसिन से पानी टपकने की आवाज आती है। राजेश जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो वहां सोनम की आत्मा खड़ी थी। राजेश पसीने में पूरा भीग चुका था। सोनम मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? तू कहता है तुझसे गलती हो गई? अरे गलती मुझसे हुई थी जो मैंने तुम जैसों को अपना दोस्त माना। तुमने मुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और मुझे पैसों के लिए मार डाला। फिर सोनम उसकी एक आंख निकाल लेती है। राजेश दर्द से तड़पता है। ऐसे ही निकाली थी ना तुमने मेरी आंखें? मुझे माफ कर दो सोनम, मुझे माफ कर दो। फिर उसका गला पकड़कर हवा में उठा देती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि वो मर नहीं जाता। इस वक्त मीनाक्षी अपने घर में किताब पढ़ रही थी। अचानक ही बहुत जोर की हवाएं चलने लगती हैं और किताब नीचे गिर जाती है तो उसे सोनम की आत्मा दिखाई देती है। वो उसे देखकर बहुत डर जाती है। सोनम, तुम, मुझे राजेश ने सब कुछ बताया कि कैसे उन्होंने तुम्हें मारा, पर मेरा विश्वास करो, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं था। मुझे पता है मीनाक्षी, बस मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई थी और मेरी तुमसे एक विनती है कि मेरी लाश का अंतिम संस्कार करवा दो और मेरे घर वालों को मेरी मौत की खबर दे दो। तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। रात को पब में पुलिस आ जाती है। सर ये तो वो राजेश है ना, उसने इसे भी मार डाला।
बड़ा बेरहम साया है, अब न जाने किस किस की जान लेगा। तभी वहां पर मीनाक्षी भी आ जाती है और वो पुलिस को सारी बातें बता देती है। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, और उसकी लाश लोटस स्ट्रीट में एक पेड़ के नीचे दफन है। फिर मीनाक्षी सोनम के घर वालों को भी उसकी मौत की खबर देती है और सभी मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अरे शर्मा जी, ये पहला केस था जिसमें मुलजिम को सजा मरने वाला खुद देकर गया हो। खैर, जैसा करोगे वैसा तो भरना ही पड़ेगा ना भाई। केस क्लोज करवा दो।